एवरीवन, मेरा नाम सुरभि गौतम है और मैंने 2013 की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को सुन करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में ऐड ऑन होता है तो प्लीज़ टेली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करिए। अब मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए आती हूँ कि ओवरऑल आपको रिटन की कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव का कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चीज़ें पढ़ रखी थी उन सारी बुक्स को ही मैंने फॉलो किया। बुक लिस्ट प्रकाश राज पुरोहित सर ने जैसे डाल रखी है अपने ब्लॉग पर, वो बुक लिस्ट कॉमन बुक लिस्ट है, उस बुक लिस्ट को फॉलो करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप बुक्स को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 2-4 चीज़ें की थी, जैसे कि कनोडिया एक बुक आती है सॉल्व क्वेश्चंस की, कनोडिया को सॉल्व किया। शॉम सीरीज़ सारे सब्जेक्ट्स की जिनकी भी अवेलेबल थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए, शॉम सीरीज़ को सॉल्व किया। टेस्ट मैंने लिखे थे जैसे ख़रीद करके, सेंटर पे जा कर के नहीं, टेस्ट पेपर्स ख़रीद लिए थे और उन्हें सॉल्व किया था। ऑब्जेक्टिव के लिए जो ईएस का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके लिए आंसर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जो पेपर होता है उसमें 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड या सेम टॉपिक्स पे आते हैं और आपके पास टाइम का थोड़ा क्रंच होता है, वहाँ पे कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर उन क्वेश्चन जो 40% जो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स से होते हैं या सेम डेटा के होते हैं, उन पे अगर आप पहले से काम कर चुके हैं तो समय वहाँ पे आपका बच जाता है। जो 60% जो न्यू क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जिनमें थोड़ा सा डेरिवेशन है जिस ऑब्जेक्टिव में, वहाँ पे आप समय दे पाते हैं अपना। तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना, मैंने 10 साल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए थे, क्योंकि यहाँ जो आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ऑब्जेक्टिव लगाते हैं वो फिर आपके हर जगह यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि पीएसयूज़ की प्रिपरेशन में भी यूज़ हो जाते हैं। और गेट का तो नहीं, क्योंकि गेट का लेवल काफ़ी थोड़ा डिफरेंट होता है, गेट का नेचर ऑफ एग्ज़ाम। तो ईएस में आपका स्पीड बढ़ाने में या कन्वेंशनल में आपको स्पीड बढ़ाने में वहाँ पे वो काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल भी होता है। वो ऑब्जेक्टिव में जर्नल स्टडीज़ और इंग्लिश का भी पोर्शन होता है एक। जर्नल स्टडीज़ के लिए मैंने न्यूज़पेपर एक नॉर्मल सा, हिंदू तो तब मैंने नहीं पढ़ा था, पर ऐसे नॉर्मल सा जो मेरे पास आता था हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी, वो मैं पढ़ लिया करती थी। एक पतली सी करंट अफेयर की मैगज़ीन ले ली थी मैंने, जिसमें कि पूरा एक इंडिया में फ़र्स्ट, वर्ल्ड में फ़र्स्ट करके जो चीज़ें होती हैं, बेसिक थोड़ा सा सारा पॉलिटी होती है, थोड़ी सी सारी हिस्ट्री होती है, वो पढ़ ली थी। और न्यूज़पेपर को ही अपडेट करती रहती थी इंजीनियरिंग सर्विस के जीएस के लिए। और मेड इजी की बुकलेट्स जो थी जिस पे वो लोग जीएस का देते हैं, जीएस 1 और 2 के पार्ट में, उससे अच्छे से कई बार पढ़ा था मैंने और उससे ही मेरा फिर जीएस का मैंने प्रिपरेशन किया था। इंग्लिश के लिए मैंने इंग्लिश में 2-3 पोर्शन होते हैं, एक वर्ड्स का पोर्शन होता है, एक ग्रामर का पोर्शन होता है। ग्रामर के लिए तो कोई सी भी ग्रामर की बुक पढ़ सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी बुक उसके लिए पढ़ सकते हैं। मैंने वर्ड्स के लिए क्या किया था कि बैरेंस जो है, जीआरई बैरेंस में जो हाई प्रोबेबिलिटी वर्ड्स हैं उनमें से कुछ वर्ड्स रोज़ तैयार करने शुरू किए थे। एसएससी के पेपर्स देखे थे, एसएससी के पेपर्स में भी वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश आती है, तो उससे सॉल्व किया था। तो उससे भी कुछ एक वर्ड्स में आपको मदद मिल जाती है एंटोनिम्स सिनोनिम्स के पोर्शन में। और निमोनिक्स क्रिएट कर के वर्ड्स को याद करने की कोशिश की थी, तो उससे इंग्लिश वाला पोर्शन मेरा प्रिपेयर हो गया था। यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था कई बार, जैसे कि एक्यूरेसी हो जाए, स्पीड अच्छी हो जाए और एक्सपीरियंस हो जाए कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ कट ऑफ कैसे क्लियर करना है, उन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये किया। कन्वेंशनल की जैसे बात आती है, जब मैंने दिया था 2013 में कन्वेंशनल पेपर 1 और 2 का जो सिलेबस था, उसके हिसाब से देखिए अभी तो ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं से भी मिल जाए इंजीनियरिंग सर्विस के लिए तो आप ज्वाइन कर लें और टेस्ट लिखें सारे। मेरे केस में ये था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और मेरे आईआईटीज़ के इंटरव्यूज़ होने लग गए थे तब, तो मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो मैं नहीं लिख पाई मैंने टेस्ट सीरीज़। लेकिन मैंने क्या किया था, अपने नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से किया था। जैसे जो भी डेरिवेशन के साथ अगर मैं पढ़ रही हूँ तो डेरिवेशन प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज़ को मैं पूरा लिख करके कर लेती थी। वो 3-4 बार करने से आपका क्या होता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ना भी लिखना चाहो तो आपका एक लिखने का फ्लेयर आ जाता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो इंजीनियरिंग सर्विस की तो आप वो दे लो, तो उससे भी कन्वेंशनल की आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अपनी नोट्स जो स्टैटिक हैं वो हर सब्जेक्ट की आप बना करके रखो। एक फार्मूला बुक आती है, फार्मूला बुक ले लो, मार्केट में मिलती है,
उस फार्मूला बुक्स के फार्मूलेज आप हमेशा याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि उन फार्मूलेज से क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला लिख दो, तो एक आध नंबर आप वहाँ पे भी फेच कर सकते हो। तो कन्वेंशनल के लिए ऐसा था। इंटरव्यू का जो था इंजीनियरिंग सर्विस का, तब मैं BARC में एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रही थी। तो मेरा जो इंटरव्यू था, जैसे कि डैफ की फीलिंग थी, तो मैंने डैफ पे अपनी जॉब मेंशन की, मैंने अपनी हॉबीज़ मेंशन की और अपने स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन की। उसके बाद मैंने जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मेरी वर्क प्रोफाइल क्या है, उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरी वर्क प्रोफाइल काफ़ी टेक्निकल थी और सबको थोड़ा सा इंक्यूजिटिवनेस होती है कि BARC के बारे में जानने के लिए। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो था वो बार्क ही था सब कुछ। तो मनबीर सिंह सर का बोर्ड था और उन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, सेंसर्स, ऑटोमेशन पे, रोबोटिक्स पे क्वेश्चंस किए उन्होंने, इंस्ट्रूमेंटेशन के उन्होंने बहुत क्वेश्चन किए। बाकी पैनल मेंबर्स ने, एक आध मेंबर्स ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करके और उनके पाथ ट्रेस कराए। तो यहाँ पे मेरे बेसिक्स भी सारे यूज़ हो गए, सारे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यूज़ हो गए। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, तो मैंने ब्रिजेस का यूज़ करके और कैपेसिटिव सेंसर्स का यूज़ करके सारे उनके सॉल्यूशंस देने की कोशिश की। तो इंटरव्यू में आपके पूरे बेसिक्स यूज़ हो जाते हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं वो लोग, लेकिन वो बेसिक्स को यूज़ करके पूछ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू में आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको याद होने चाहिए छोटे छोटे जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे 12th 11th में फिज़िक्स के, वो सारी चीज़ें मेरी बहुत यूज़ हुई थी। यूजुअली जनरल स्टडीज़ भी पूछी जाती है इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू में, लेकिन मुझसे सच नहीं पूछी गई थी क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऐसी थी। तो आपकी जो प्रोफाइल होती है, जो आपका डैफ होता है, वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। दूसरी चीज़, आपके खुद के आंसर्स भी डिसाइड करते हैं, आप आंसर में क्या एलिमेंट डालते हो जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इससे या नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों से इंटरव्यू की डायरेक्शन भी डिसाइड होती है। बाकी GS का अगर वो कुछ पूछते हैं, जैसे मेरे टेबल पे जो एक पर्सन थे, उनसे उन्होंने उस समय थोड़ा सा पाकिस्तान का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इंडो पाक रिलेशनशिप पूरा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से लेकर के और प्रेजेंट कंटेक्स्ट तक उन्होंने पूछा था। तो वो डिपेंड करता है कि वो करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं या वो टेक्निकल ही पूछेंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए और आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट कुछ ऐसा नहीं पूछते हैं वो, एंड दे इनफैक्ट हेल्प यू टू कम राइट टू द आंसर। और उस 30-35 मिनट में आपका बस वो अप्रोच देखते हैं कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और इस तरीके से इंटरव्यूज़ आप क्लियर कर सकते हैं।